हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजू एक कुम्हार होता है जो बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है और गांव में उसे बेचा करता है। गांव के लोगों को राजू के बनाए बर्तन बहुत ही पसंद होते हैं, इसीलिए गांव के लोग बस राजू के पास से ही मिट्टी के बर्तन लिया करते हैं। राजू अपने बेटे सूरज के साथ उसी गांव में रहता है। एक शाम राजू काम करके घर पहुंचता है तो अपने बेटे से बोलता है, हमारे मिट्टी के बर्तनों की बिक्री तो बहुत ही अच्छी हो रही है, गांव के लोगों को पसंद भी आ रही है। अब अगर ऐसे ही हमारा काम आगे भी चलता रहेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। पिताजी, आप इतने अच्छे बर्तन बनाते हो, ऐसे कैसे लोग नहीं खरीदेंगे? मेरे दोस्त भी सब यही कहते हैं कि मेरे पिता जैसे कोई भी इस गांव में मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता है। आप सबसे अच्छे हो पिताजी। अब बस ऐसे ही कुछ और पैसे जमा हो जाए, फिर मैं तेरे लिए तेरी पसंद वाली साइकिल ले आऊंगा। मुझे पता है कि तुझे वो साइकिल कब से पसंद है। पापा, आप बहुत अच्छे हो। आपको सब पता रहता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। राजू इसी तरह अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहता है। लेकिन उसी गांव में बिरजू नाम का एक और कुम्हार होता है जिसके पास कोई ग्राहक नहीं आते हैं। एक शाम जब बिरजू मिट्टी के बर्तन बेच रहा होता है तो वहां रात तक कोई नहीं आता है, इसीलिए बिरजू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस राजू की वजह से गांव में कोई भी मुझसे मिट्टी के बर्तन नहीं लेता है। अरे मुझसे क्या ही अच्छे बनाता होगा, उसे खुद तो कुछ आता नहीं है, मेरा काम और खाकर बैठ गया। किसी दिन उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं कि कभी भी ऐसा कुछ करने से पहले 4 बार सोचेगा। और अब उसे मैं नहीं छोड़ने वाला, अब उसका बहुत हो गया है। इसका अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे इसकी अकल ठिकाने पर आए। बिरजू राजू से बहुत जलने लगता है और अब उसके मन में ये बात भी आ जाती है कि अब वो बस राजू को बर्बाद करने की ठान लेता है। कुछ दिनों बाद बिरजू एक आदमी को पैसे देते हुए बोलता है, ये लो पैसे, शाम के समय यहाँ से राजू अपने मटके लेकर जाएगा और तभी तुम्हें उसे उड़ा देना है। मारना नहीं है, लेकिन उसको ऐसा ठोकना है कि उसके हाथ टूट जाएं, अपाहिज हो जाए। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है वो। राजू शाम को उसी रास्ते से जाने लगता है और तभी गाड़ी वाला वहाँ से जाता है और अपनी गाड़ी से राजू को उड़ा देता है। वहाँ के लोग राजू को हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। उस एक्सीडेंट में राजू के दोनों हाथों में लकवा मार गया था और वो हाथ से अपाहिज हो जाता है। ये देखकर सूरज बहुत रोने लगता है। पिताजी के दोनों हाथ नहीं है। घर की परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पिताजी पहले ही इतने परेशान रहने लगे हैं, अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि घर के बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए तब वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पिताजी ने अब तक घर के लिए बहुत कुछ किया है। अब सूरज खुद ही मिट्टी के बर्तन बनाता है और बेचने लगता है। कुछ दिनों बाद सूरज के पास एक औरत आती है और बर्तन देखने लगती है। अरे ये तो आड़े टेढ़े बर्तन हैं, इसको कौन खरीदेगा? आप ले लीजिए, भले ही थोड़े कम पैसे दे देना। नहीं नहीं, ऐसे बर्तन लेने का क्या ही फायदा, ऐसे बर्तनों का क्या ही इस्तेमाल होगा। हाँ नहीं तो। सूरज के बनाए बर्तन कोई नहीं ले रहा था और घर की समस्या भी बढ़ती जा रही थी। सूरज परेशान होकर जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है, तभी उसे एक साधु बाबा दलदल में डूबते हुए दिखाई देते हैं। सूरज बिना सोचे समझे उन्हें बचाने चला जाता है और जैसे तैसे निकालता है उन्हें दलदल से। बाबा जी, आप ठीक तो है ना? आप दलदल में कैसे फंस गए थे? हाँ बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो मैं दलदल में डूब जाता। तुमने आज मुझे बचा लिया। बाबा, खुशी है मुझे कि मैं आपके किसी काम आया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये पोटली लो, इसमें जादुई बीज हैं। परेशानी तो हर किसी के पास ही होती है, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है वही बड़ा होता है। और तुम इन बीज को बो देना, फिर देखना इन बीज का चमत्कार। भगवान तुम्हारे सारे कष्ट दूर करें।
सूरज घर आता है और अपने खेत में उन बीजों को बोने लगता है और फिर घर आकर आराम से सोने लगता है। बाबा भी ना, आज के समय में ये जादू चमत्कार कैसे हो सकता है? लेकिन अगर बाबा ने इतने विश्वास से वो बीज मुझे दिए थे तो मैंने उन्हें बो दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बस भगवान से इतना ही मांगूंगा कि मेरे घर की मुश्किलों को कम कर दे वो। सूरज भगवान से प्रार्थना करके सो जाता है। अगली सुबह जब सूरज उठकर खेत में जाता है तो वहाँ बर्तन ही बर्तन हर तरफ देखकर सूरज बहुत ही हैरान हो जाता है। ये क्या? ये तो सच में जादुई बर्तन की खेती हो गई, और वो भी रातों रात। उन बाबा की बात सच हो गई। सूरज अब उन बर्तन को बेचकर खूब पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे सूरज के घर के हालात अब सुधरने लगते हैं। सब अच्छा हो रहा होता है और एक बार फिर ये सब जब बिरजू को पता चलता है तो उसको जलन होने लगती है। इतनी मुश्किल से मैंने इसके बाप को यहाँ से भगाया था और अब इसका बेटा आ गया। बेटा तो बाप से भी 4 कदम आगे निकला। इसकी वजह से आए हुए ग्राहक भी चले जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा भी क्या हो गया जो उनके पास इतने सारे बर्तन आ गए। बिरजू को अब सूरज पर शक होने लगता है, इसीलिए वो अब सूरज के आसपास घूमने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो सूरज को जादुई बर्तन की खेती करते हुए देख लेता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। ये बर्तनों की जादुई खेती कर रहा है, तभी तो इतनी जल्दी इसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। कोई बात नहीं, वो क्या सोच रहा था कि ये जादुई कमाल कोई दूसरा समझ नहीं सकता है। मैं सब समझ गया हूँ, और अब जब ये मुझे पता चल गया है तो अब ज्यादा दिन तक वो सूरज इसका फायदा नहीं उठा सकता है। मैं आज रात में जाकर इसके जादुई बर्तन के खेत में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ कि ये कैसे मेरे ग्राहक लेगा। बिरजू रात के समय सन्नाटे में सूरज के खेत में जाता है कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। ये अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? बिरजू खेत की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी बहुत तेज बिजली कड़कते हुए बिरजू पर आ गिर जाती है। बिजली गिरने के कारण भारी बरसात में भी बिरजू आग से जलकर राख हो जाता है। वही सुबह जब सूरज उठता है और अपने जादुई बर्तन को खेत में ले जाता है और खेत को चूमते हुए घर की ओर जाकर देखता है तो राजू का भी हाथ ठीक होने लगता है। बेटा, तूने देखा अब मेरी हालत में पहले से कितना सुधार है। भगवान, ये आपकी ही कृपा है। आपने मुश्किलें दी और फिर उन मुश्किलों से निकाला भी आपने ही। हमारे हालात सुधर गए। पिताजी के हाथ में बदलाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज अब अपने काम को मेहनत से करता है और खूब तरक्की करता है। वहीं बिरजू को अपने बुरे कर्मों का ही फल मिलता है। पूजा और ज्योति दोनों सगी बहनें थीं। दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन पूजा की शादी एक अमीर घर में हुई थी और वहीं दूसरी तरफ ज्योति की शादी एक छोटे से गरीब घर में हुई थी। एक दिन तेज धूप में ज्योति पूजा के घर जाती है और एसी के आगे बैठ जाती है। पूजा ज्योति के लिए ठंडा पानी लाती है। अरे इतनी धूप में पैदल आने की क्या जरूरत थी? दीदी, अब मेरे पास गाड़ी तो है नहीं जो मैं एसी वाली गाड़ी में आराम से आ जाती। अब जब कुछ है ही नहीं तो मुझे पैदल ही आना पड़ता ना। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गई, अब थोड़ी देर आराम करो। आज वो ऑफिस खाना लेकर नहीं गए हैं, मैं उन्हें खाना देने ही जा रही हूँ। आधे घंटे में आ जाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं यही हूँ दीदी, आप आराम से आओ। पूजा वहाँ से चली जाती है और ज्योति आराम से टीवी देखने लगती है। तभी कमरे से निकलकर पूजा की सास मालती आती है और ज्योति को देखकर कहती है, अरे ज्योति बेटा, तू यहाँ कब आई? नमस्ते माँ जी, मैं थोड़ी देर पहले ही आई थी। पूजा दीदी को कुछ काम था इसीलिए वो बाहर चली गई। जाने से पहले मुझसे मिलकर ही गई है। हाँ, आज वो दीपक खाना नहीं लेकर गया है ना, तो बस उसे खाना देने ही गई है। अच्छा, आपको ये बताया क्या? ये बताया मतलब क्या है ज्योति बेटा तेरा, और कहाँ जा सकती है वो? हाँ माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। अब बता मुझे, तुझे क्या बताया तेरी बहन ने? वो पूजा दीदी अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने गई हैं। मैंने तो उन्हें ये कहा था कि आपको भी ले जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि आपको नहीं लेकर जाना। तभी तो झूठ बोलकर जा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा आपके लिए। क्या बहू ने ऐसा कहा तुझसे?
माँ जी, मैं कोई आग तो लगाऊंगी नहीं अपनी ही बहन के घर। अब जैसी मेरी माँ है मेरे लिए वैसे ही आप भी हो, तभी आपको बता रही हूँ। लेकिन माँ जी, आप मुझसे वादा करो, आप दीदी को कुछ मत बोलना। कभी कभी मन कर जाता है ना घूमने का, इसीलिए चली गई होंगी ना। ज्योति कहने को तो पूजा की बहन थी, लेकिन वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपनी बहन के घर में जहर घोलने के लिए। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद ज्योति अपने घर में खाना बना रही होती है, तभी वहां पर पूजा आती है। ज्योति, क्या कर रही हो तुम? क्या बताऊं दीदी, हम तो इतने गरीब हैं कि फ्रिज तक नहीं हमारे घर में। दिन में ही खाना बनाया था, पूरा खराब हो गया गर्मी की वजह से, इसीलिए दोबारा बना रही हूँ। बस इतनी सी बात? अरे मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो ना। चलो हम अभी फ्रिज लेने चलते हैं तुम्हारे लिए। क्या दीदी, तुम मुझे फ्रिज दिला रही हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। अब बातें बाद में, और चलो मेरे साथ। पूजा ज्योति को एक नया बहुत ही महंगा फ्रिज दिला देती है। ज्योति घर में फ्रिज देखकर बहुत खुश होती है। रात के समय ज्योति का पति संजय घर आता है। देखा आपने, पूजा दीदी ने हमें इतना महंगा फ्रिज दिलवाया है। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि अपनी बहनों से इतनी महंगी महंगी चीजें मत लिया करो। मैं क्या तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर रहा हूँ? अरे जब मेरी दीदी को दिलदार बनने का इतना ही शौक है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? ज्योति, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी अमीर बहन के एहसान लेना और तुम्हारा बार बार उनके घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे से तुम ध्यान रखना। ज्योति किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती है। कुछ दिनों बाद ज्योति बाजार से सब्जी लेकर आती है। तभी रास्ते में गाड़ी से आता पूजा का पति दीपक मिलता है और वो ज्योति को देखकर गाड़ी रोकता है। अरे ज्योति, तुम सब्जी ले रही हो क्या? हाँ जीजा जी। सब्जी ले ली हो तो आ जाओ गाड़ी में। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है जीजा जी। हाँ ठीक ही है, अब बहुत पुरानी हो गई है, नई गाड़ी लूंगा अब दिवाली में। और जीजा जी बताइए, आपके और दीदी के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ, हम दोनों के बीच तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो कुछ दिनों पहले पूजा दीदी मेरे घर आई थी, काफी परेशान थी। क्या पूजा परेशान थी? लेकिन पूजा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या जीजा जी, आप भी ना? अरे आप लोगों की वजह से ही तो दीदी परेशान है। कह रही थी कि आपका कहीं चक्कर चल रहा है और माँ जी भी दीदी को मारती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन घर में मामले में मैंने सोचा कि कहाँ मैं कुछ बोलूँ। घर में तो मामले से होते रहते हैं और थोड़ी बड़ी तो लड़ाई होती रहती है ना। ये सब बिल्कुल झूठ है, मेरा कभी भी कोई चक्कर नहीं है। और माँ पूजा को मारेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माँ तो पूजा को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। यही तो मैंने भी कहा था ना उन्हें, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। ये भी कहा था कि आप बाप भी नहीं बन सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा पूजा मेरे और माँ के बारे में इतना कुछ बोल सकती है। अच्छा हुआ ज्योति, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। ज्योति अपनी बहन के ससुराल वालों को पूजा के खिलाफ भड़काती रहती है और धीरे धीरे पूजा के ससुराल में दरार भी आने लगती है। ऐसे एक दिन पूजा दीपक को गले लगाकर कहती है, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। दूर हटो पूजा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दीपक, तुम्हें क्या हुआ है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरे तरफ ठीक से देखते भी नहीं हो और ना ही ठीक से बात करते हो। मुझसे कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब तुम मेरे साथ खुशी नहीं हो तो साथ रहकर क्या हो जाएगा? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ, और ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? तुमने अपनी बहन को क्या बोला कि मैं बाप नहीं बन सकता? मेरा बाहर चक्कर है, मेरी माँ तुम्हें मारती है। क्या ज्योति ने तुम्हें ये सब कहा? पूजा को दीपक सब बताता है और कुछ देर बाद मालती भी सब कुछ बताती है जो बात ज्योति ने उससे कही थी। फिर तीनों ज्योति के घर जाते हैं जहाँ ज्योति अपने पति के साथ बैठी थी। अरे आप तीनों यहाँ एक साथ? दीदी आपने बताया भी नहीं। ज्योति, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही बहन के घर को तोड़ते हुए? तुमने मेरे ही ससुराल वालों को मेरे खिलाफ भड़काया। मैंने कब कहा कि मेरी सास मुझे मारती है? क्या हुआ ज्योति, बताओ ना अब वो सब जो अब तक तुमने हमें बताया था। आप भी क्या मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो? वो सब तो मैंने मजाक किया था। मेरी बहन तो इतनी अच्छी है कि मैं उसकी तारीफ करते नहीं थकती हूँ। बस करो ज्योति, तुम, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन अब तुम मेरी नजर और दिल दोनों से उतर गई हो। ज्योति की सच्चाई पूजा के घर वालों के नजर में आ जाती है और वो वहां से चले जाते हैं। पूजा ज्योति से सारे रिश्ते तोड़ देती है। ये सब देखकर संजय कहता है,
ज्योति, तुम इस हद तक गिर जाओगी कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि तुम्हें अमीर होना है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारे मन में अपनी ही बहन के लिए इतनी जलन है। मुझे भी अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, मेरे घर से निकल जाओ। संजय भी ज्योति से अपना रिश्ता तोड़ देता है, जिसके बाद ज्योति के पास बस पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।